चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में तो नरेंद्र मोदी जी का कहना है, भारत के प्रधानमंत्री का, कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। तो 2015 में जो एक प्रकार से नेपाल का संविधान बनता है, तब से नेपाल एक संघीय, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, संघात्मक देश बन गया है। भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट व भू आबाद लैंड देश है नेपाल। भारत नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि। तो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में ही है। भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि। तो 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार। यह भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध स्थापित करना है। यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही एवं रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग की अनुमति देती है। साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है। इस संधि के द्वारा नेपाल को एक भू आबद्ध लैंड लॉक्ड देश के कारण होने के कारण कई विशेष अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। भारत और नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशेषता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हुए हैं। लगभग 98% सीमा की पहचान व उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है, जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है। तो भारत और नेपाल के मध्य विवाद के मुद्दे। भारत नेपाल संधि एवं मैत्री संधि। भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 1950 में बेसिकली होती है, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि। तो इस संधि पर नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा एवं भारत के राजदूत सीपीएन सिंह ने 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षर किए। 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के प्रमुख प्रावधान है दोनों देशों के बीच खुली सीमाओं का प्रावधान। दोनों देश वैदेशिक और प्रतिरक्षा मामलों में एक दूसरे से परामर्श करेंगे। अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए नेपाल भारत से हथियारों को आयात करेगा। दोनों देशों के नागरिकों को आवागमन पर रोक टोक नहीं होगी एवं औपचारिक वीजा प्रणाली नहीं होगी। अप्रैल 2008 में माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड ने मांग की कि भारत नेपाल की 1950 की शांति एवं मित्रता की संधि को समाप्त किया जाए। प्रचंड ने दोनों देशों के बीच अन्य संधियों को भी समीक्षा के लिए कहा, जिनसे एकीकृत महाकाली संधि, इंटीग्रेटेड महाकाली अकॉर्ड 1996 में भी शामिल है। मई 2008 में नेपाल में 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की गई और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया 2008 में। अगस्त 2008 को माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता रामवरण यादव को नेपाल का राष्ट्रपति बना दिया गया। प्रधानमंत्री दहल की सितंबर 2008 की यात्रा के दौरान भारत व नेपाल ने 1950 की संधि की पुनर्समीक्षा पर अपनी सहमति दे दी। इसके लिए विदेश सचिव स्तर की समिति अपना सुझाव देगी। मधेसी समस्या। तो 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान बनकर लागू हुआ। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। इन्होंने संघीय व्यवस्था को अपना लिया। नेपाल के संविधान में प्रगतिवादी विचारों को अपनाया गया, यद्यपि नेपाल की मधेसी जनजाति ने इसका विरोध किया। इनका आरोप था कि राज्यों का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि बहुसंख्यक मधेसी उन राज्यों में अल्पसंख्यक बन गए, इसलिए मधेसियों ने नेपाल में आर्थिक नाकेबंदी लागू कर दी। बेसिकली ऐसा नक्शा है नेपाल का, कुछ इस तरह का। तो अगर आप इस तरह से बंटवारा करते राज्यों का, तो जो मधेसी हैं यहाँ पर रह रहे हैं वो एक प्रकार से बहुसंख्यक हो जाते। ऐसा आप बंटवारा करते कि ऐसा ऐसा करते, ऐसा ऐसा। लेकिन नेपाल में बंटवारा हुआ या सीमाओं का जब अंकन किया गया तो एक प्रकार से ऐसे ऐसे किया गया, वर्टिकल किया गया, हॉरिजॉन्टल नहीं किया गया। वर्टिकल किया गया
तो यहाँ पर आबादी, तो ये अलग अलग राज्य बन गए। तो इनकी जो सीमा है बेसिकली अलग अलग होने से अल्पसंख्यक बन गए। बात ये है, इसका इन्होंने विरोध किया और आर्थिक नाकेबंदी कर दी। नेपाल के राजनीतिक दलों ने इसका आरोप भारत पर लगाया, जिससे भारत नेपाल संबंध प्रभावित हुए तथा नेपाल का झुकाव चीन की ओर होने लगा। जब मधेसियों ने संविधान में हुई कटौतियों, अपने अधिकारों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और भारत नेपाल बॉर्डर से होने वाले व्यापार को रोक दिया, तब भारत और नेपाल की रक्सौल वीरगंज सीमा के बीच 500 मीटर की नो मैंस लैंड को नेपाल की सरकार ने भारत की अघोषित आर्थिक प्रतिबंध नीति का हिस्सा मान लिया। इसके विरुद्ध नेपाल एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की शरण में गया और दूसरी तरफ बीजिंग की तरफ। इस समय नेपाल के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता से जिस तरह गुजरना पड़ रहा था, उसके चलते शायद वे नेपाल सरकार के तर्क को सही मान बैठे। इसके चलते पहली बार हुआ कि नेपाल के सोशल मीडिया पर इंडिया गो बैक, बाइकआउट इंडिया के स्लोगन भी देखे गए। केपी शर्मा ओली सरकार ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को उनकी पहली भारत यात्रा पर जाने से रोक दिया। इसके साथ ही नेपाली राष्ट्रपति की भारत यात्रा रद्द करने की सलाह देने वाले नेपाल के भारत में राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को भी भारत के साथ मिलकर केपी ओली की सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया गया। इनकी व्यू रचना कहीं इसकी व्यू रचना कहीं और बीजिंग में लिखी जा रही थी। इसकी पटकथा बीजिंग में लिखी जा रही थी। इसका उद्देश्य नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता तक ही सीमित नहीं होना था, बल्कि उसके प्रभाव नई दिल्ली तक परिलक्षित होने थे। इसके बारे में केपी शर्मा ओली की चीन की यात्रा संपन्न हुई और चीन के साथ नेपाल के 11 समझौते हुए थे, इसमें अधिकांश सामरिक महत्व वाले थे, जिनसे भारत के विकल्प के रूप में चीन के रणनीतिक स्वीकार का आभास मिल रहा था। इस यात्रा के दौरान नेपाल ने चीन के साथ ट्रांजिट रूट समझौता कर कलकत्ता बंदरगाह और भारत के ट्रांजिट रूट का विकल्प खोजा। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, चीन से आर्थिक और तकनीक सहयोग संबंधी समझौता कर नेपाल की भारत से अलग ट्रांजिट रूट की खोज पूरी हो गई और चीन का नेपाल जाने का रास्ता और पक्का हो गया। काला पानी विवाद, तो महाकाली नदी के उद्गम के पास बेसिकली ये काला पानी स्थित है। 1962 में चाइना वार के समय भारत ने कब्जा किया। महाकाली को भारत में सादा नदी कहते हैं। काला पानी क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोण में है और यहाँ पर भारत का नियंत्रण। महाकाली परियोजना दोनों देशों के मध्य विवाद का विषय है। सन 1997 में नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान नेपाल के विदेश सचिव बयाली ने काला पानी क्षेत्र पर अपने देश का दावा प्रस्तुत करने हेतु 1815 की सुगोली की संधि को रद्द करने की मांग की, जो ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच हुई थी। ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई थी। इसके तहत नेपाल का क्षेत्र भारत को दिया गया था। यदि भारत इस दावे को स्वीकार करता तो काला पानी व लिपु लेक दर्रे पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता, जो तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की ओर से जाने वाला प्रमुख रास्ता है। सीमा सुरक्षा प्रबंध, तो नेपाल की भारत के 5 राज्यों के साथ 1850 किलोमीटर से ऊपर की सीमाएं लगती हैं। वे हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दोनों देशों के बीच सीमाएं खुली होने के कारण अवैध सीमा व्यापार, आतंकियों की घुसपैठ, तस्करी की घटनाएं बढ़ती हैं। नेक्स्ट है भारत नेपाल सीमा समस्या। दोनों देशों के बीच 606 किलोमीटर के इलाके को लेकर विवाद है। 606 किलोमीटर। काला पानी, लिपु लेक, लिपियाधुरा में 372 किलोमीटर, गंडक क्षेत्र स्थित सुस्ता में 145 किलोमीटर और शेष 69 स्थानों में लगभग 89 किलोमीटर पर अतिक्रमण किया गया है। भारत नेपाल के बीच 1981 से ही सीमांकन का काम शुरू किया गया था। साल 2005 में पश्चिमी नेपाल में दाराचुला में गरबंगा क्षेत्र सीमा सर्वेक्षण पर गए नेपाल और भारत के सीमा तकनीशियनों ने के बीच महाकाली नदी कहाँ, मतलब महाकाली के उद्गम पर कहाँ से निकलती है, इस बात पर सहमति नहीं बन पाई। इसलिए नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं, तो एक प्रकार से सीमा का आकलन करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। काला पानी सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन गया जब 1996 में नेपाल और भारत के बीच महाकाली संधि को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। अब तक यह समझौता लागू नहीं हो पाया। इसका एक मकसद महाकाली पंचेश्वर परियोजना बनाना भी था। तो इसका एक कारण क्या था? महाकाली पंचेश्वर परियोजना का बनना भी महत्वपूर्ण। सड़कों के निर्माण पर नेपाल की नाराजगी की खबरों के बीच भारत ने 2019 में कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करके
अपना नक्शा अपडेट किया। उस मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। जब उसको लेकर नेपाल ने नाराजगी जताई तो भारत ने कहा यह सालों से इस्तेमाल की जाने वाली सीमा है। कोविड महामारी के चलते दिल्ली ने इस मुद्दे पर तत्काल संवाद की कोई इच्छा नहीं दिखाई। दूसरी तरफ नेपाल ने भी अपने नक्शे को अपडेट किया और लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी इलाकों को कवर करते हुए मैप जारी किया। अब यह नक्शा नेपाल के संविधान का अंग बन चुका है। विवाद के बिंदु। भारत और नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस इलाके में सड़क का निर्माण कार्य किया। लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा, तो क्यों नेपाल को आपत्ति क्यों है? तो बेसिकली नेपाल का रुख क्या है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा। भारत का रुख क्या है? महाकाली नदी काला पानी गांव उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए वे भारत का हिस्सा। 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि हुई। इसमें महाकाली नदी को भारत नेपाल की सरहद करार दिया गया। इसमें तय हुआ कि महाकाली नदी के पश्चिम हिस्से की तरफ की जो इलाके हैं पर भारत और पूर्वी हिस्से के तरफ के इलाकों पर नेपाल का अधिकार होगा। क्योंकि ये नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं तो थोड़ा सा सीमा विवाद बढ़ता रहता है। हालांकि नेपाल अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, ये केवल और केवल चीन का जैसे उसको सह मिल रहा है इसके कारण वो बोल रहा है, क्योंकि साम्यवादी सरकार भी है नेपाल में, तो थोड़ा सा एक और ये संकट है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1896 में हुई सुगौली संधि का जिक्र किया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि वर्ष 1816 तहत काली महानदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, इसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख शामिल है, नेपाल का अभिन्न अंग है। संधि के अनुसार काला पानी नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा मान लिया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था काली नदी के पूर्व में नेपाल और पश्चिम में भारत होगा। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हुई थी। उल्लेखनीय है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया। यह क्षेत्र भारत, नेपाल, चीन त्रिकोण पर स्थित है। काली नदी के उद्गम को लेकर विवाद है। भारत के अनुसार काली नदी काला पानी क्षेत्र के पूर्व से निकलती है, अर्थात यह क्षेत्र भारत के अधीन होना चाहिए, जबकि नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, अर्थात लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, दर्रा और काला पानी क्षेत्र नेपाल के अधीन होना चाहिए। सुस्ता विवाद ये क्या है? यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में गंडक नदी को भारत नेपाल के बीच सीमा माना गया है, परंतु इस नदी द्वारा प्रवाह को बदल लिया गया, जिसके कारण सुस्ता क्षेत्र भारत के अधीन आ गया। माओवादी समस्या, तो नक्सलवादियों को हथियार देना ये एक प्रकार से नेपाल के रास्ते किया जाता है। महाकाली संधि व पंच परमेश्वर बांध समझौता ये 1996 में होता है। पंच परमेश्वर बांध समझौता 1996 में होता है। चीनी कार्ड का प्रयोग, तो नेक्स्ट है चीनी कार्ड का प्रयोग। तो भारत नेपाल संबंधों में चीन एक निर्णायक पहलू है। चीन ने बड़ी आसानी से नेपाल में साम्यवाद को मजबूत किया। जनयुद्ध के नाम पर नेपाल में जनसंहार संपन्न हुआ और नेपाली राजशाही समाप्त कर दी गई। जिस अधकचरे और अपरिपक्व लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी वह अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है, लेकिन साम्यवादियों ने अपना स्थान पक्का कर लिया है। इतना पक्का कि 2014-15 में मधेसी आंदोलन के दौरान नेपाल ने भी इंडिया गो बैक के पोस्टर दिखे। चीन चाहता है कि भारत की पकड़ नेपाल पर टेढ़ी पड़ जाए। यही कारण है कि चीन नेपाल में भारत विरोधी वातावरण का निर्माण कर रहा है। कोसी नदी के बाढ़ का मामला हो या पशुपति मंदिर का मामला, नेपाल भारत की ओर अब आशा भरी निगाहों से नहीं देखता। चीन 1962 में भारत से युद्ध के बाद नेपाल को अपने सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण मानने लगा, इसलिए वह नेपाल को भारी पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति करता रहा। नेपाल में चीन की गतिविधियां, तो मधेसियों के मामले में चीन ने नेपाल का समर्थन किया और चीन द्वारा आपातकाल में तेल की आपूर्ति की गई। नेपाल BRI परियोजना का सदस्य है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए भारत पर निर्भर है। इस निर्भरता को कम करने के लिए चीन ने अपने बंदरगाह तियानजिन बंदरगाह को नेपाल के लिए खोल दिया। नेपाल द्वारा 98% समुद्री व्यापार भारत की कलकत्ता बंदरगाह से किया जाता है। भारत ने विशाखापट्टनम बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भी दे दी है, भारत ने बेसिकली।
स्मॉल स्टेट स्मॉल स्टेट सिंड्रोम स्मॉल स्टेट सिंड्रोम ये क्या है? अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनकी दूसरी यात्रा थी। वहां जाकर भारतीय पक्ष की इस गलती को स्वीकार किया। भारत ने नेपाल की उपेक्षा की। तभी एक प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने में 17 वर्षों का समय लग गया। यह बात उस देश के लिए संवेदना के मरहम की तरह हो सकती थी जो स्मॉल स्टेट सिंड्रोम की मनोदशा का शिकार था। भारत का बिग ब्रदर वाला व्यवहार उसे असहज ही नहीं कर रहा था कि बल्कि उसे चीन की ओर भी धकेलता जा रहा था। नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान नेपाल को कल्चरल थेरेपी देने के साथ साथ सहयोग, संतुलन और समझौते के लिए संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने नेपाल के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा बल्कि सहयोग करेगा। अप्रैल 2015 में जब भूकंप आया तो भारत ने वहां इस तरह की सक्रियता दिखाई जैसे नेपाल भारत का इंडस्ट्रियल पार्ट हो या नेपाल भारत का इंटीग्रल पार्ट हो, भारत का ही एक अंग हो। सहयोग के विभिन्न क्षेत्र तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र तो नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। सामाजिक क्षेत्र में भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंध की विशेषता है। इससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। बेसिकली दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह एवं पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ता का नाम दिया गया। आर्थिक क्षेत्र भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के साथ साथ विदेशी निवेश है का सबसे बड़ा स्रोत भी है। फिर भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है। अब संरचना विकास क्षेत्र तो भारत सरकार नेपाल में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय समय पर विकास सहायता प्रदान करती है। इसमें बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास जैसे मुद्दे शामिल। 31 मई 2023 को नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के भारत दौरे से ठीक पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश के नागरिक कानून में विवादित संशोधन को मंजूरी दी। इससे ज्यादा संख्या भारतीय तिब्बतियों की है। इसके तहत शरणार्थियों को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। प्रचंड दिसंबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आए। भारत और नेपाल के मध्य 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जबकि 6 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। भारत ने नेपाल में उर्वरक प्लांट बनाने की मांग को स्वीकार किया और उसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। भारत नेपाल से अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। भारत ने नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए मोतीहारी, बिहार से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का फैसला लिया। सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक दूसरी पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया गया है। रक्षा सहयोग क्षेत्र तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल की पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है। भारत वर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रतिवर्ष सूर्य किरण नाम से संयुक्त सेना अभ्यास करता आ रहा है। परिवहन क्षेत्र तो नेपाल एक भू आबद्ध देश है जो 3 तरफ से भारत से और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है। भारत नेपाल अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के रक्सौल, बिहार को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मोतीहारी, बिहार से अमलेखगंज, नेपाल के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर सहमति बनी है। सहयोग शारदा बांध ये सुस्ता नदी पर है। कोसी नदी समझौता हुआ 1954 में कोसी नदी समझौता। गंडक नदी समझौता 1957 में हुआ गंडक नदी समझौता। टनकपुर परियोजना ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाया जाता है। बेसिकली तो नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन था।
चलिए दोस्तों, यहाँ से भारत और नेपाल के संबंधों का समापन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।